नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा है। और ये इस चर्चा को बढ़ावा इसलिए भी मिली क्योंकि सरकार ने सारे जो भ्रम की स्थिति थी उसको साफ कर दिया है। अब ये साफ है कि कल संसद के अंदर लोकसभा में जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसको चर्चा के लिए रखा जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने साफ कर दिया है कि इस बिल पर सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस संशोधन बिल को लेकर, वक्फ में सुधार को लेकर राजनीति बड़ी जबरदस्त है। और यह राजनीति मोटे तौर पर 2 तबके के लोग कर रहे हैं। एक तो वो जिनका कब्जा था मुट्ठी भर लोगों का वक्फ बोर्ड पर, उनको लगता है कि उनका कुछ ना कुछ छिन रहा है, यानी उनका कब्जा जो है वो नहीं रहेगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में वो आम लोगों को बरगला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन गुमराह के इस खेल में वो अकेले नहीं है। गुमराह के इस खेल में कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता भी हैं। क्यों? क्योंकि वो इसमें अपनी वोटों की फसल देख रहे हैं। और इसीलिए इसी वोटों की फसल देखने की जो नीयत और नीति है, इसी को लेकर कुछ लोग नेताओं पर और राजनीतिक दलों पर दबाव भी बना रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। यह ब्लैकमेलिंग पटना से लेकर के हैदराबाद तक चली, जिसमें यह कहा गया कि अगर संशोधन पर समर्थन दिया तो फिर वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इन कोशिशों को झटका अंदर से भी लगा है। कई मौलाना, कई उलेमा अब इस संशोधन के पक्ष में खुल करके सामने आ रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती नसीरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने साफ तौर पर समर्थन किया है। उत्तराखंड में जो मौलाना है उन्होंने समर्थन किया है। देश भर के कई मौलाना, कई समझदार लोग, मुस्लिम समुदाय के अंदर से लोग, आम लोग वक्फ बोर्ड में सुधार का समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन कर रहे हैं वो भी जो इससे पीड़ित हैं। केरल में जो चर्च संगठन है उसने पत्र लिखा है समर्थन में। इन तमाम चीजों के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधन बिल वो लाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आपत्ति क्यों है इस वक्फ बिल को लेकर के, संशोधन को लेकर के? क्या ये जो सुधार है वो रास नहीं आ रहा कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को? और जो इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, तो वो भ्रम सीए की तरह, जैसे सीए में कह रहे थे नागरिकता छिन जाएगी, यहां कह रहे हैं मस्जिद छिन जाएगी, दरगाह छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। सीए को लागू हुए 1 साल से ऊपर हो गया, किसी की नागरिकता नहीं गई। कोई मस्जिद नहीं छिनने वाला है, कोई ईदगाह नहीं छिनने वाला, कोई कब्रिस्तान नहीं छिनने वाला है, कोई मदरसा नहीं छिनने वाला है। यही हकीकत है। तो भ्रम वर्सेस हकीकत, आज हम इसी पर पंचायत करेंगे। लेकिन जरा देखिए, कोशिशें तो कोशिशें होती हैं, भ्रम फैलाने की कोशिशें भी हो रही हैं और उनको आईना दिखाने का काम भी हो रहा है। तो जरा सबसे पहले यह प्रतिक्रिया देख लीजिए। पहले यह सवाल जो आज 5 की पंचायत में 5 प्रश्न पूछ रहे हैं हम, कि वक्फ में सुधार से किनको दिक्कत है, किनको यह परेशानी है? यह मुट्ठी भर लोग हैं जिनको परेशानी है, और इसमें फायदा देख रहे हैं कुछ राजनेता भी, कुछ राजनीतिक दल भी। दूसरा सवाल कि नए संशोधन बिल पर क्यों फैलाया जा रहा है भ्रम, और वो भ्रम क्या क्या है पूरे प्रोग्राम के दौरान हम आपको बताएंगे। और हमने बताया भी, मस्जिद छिन जाएगी, मदरसे छिन जाएंगे, इस तरह के भ्रम बिना मतलब के, बेतुके, निराधार फैलाए जा रहे हैं।
तो इस भ्रम के बनाम हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? तीसरा सवाल हमारा यही है, प्रस्तावित कानून की क्या है हकीकत? कौन कौन से सुधार किए गए हैं? किनको किनको फायदा होने वाला है? इन फायदों से क्यों कुछ लोगों को डर लग रहा है? यह हमारा तीसरा सवाल है। और इसके बाद चौथा सवाल, जो नापाक कोशिश हुई पटना से लेकर के हैदराबाद तक कि कुछ नेताओं को ब्लैकमेलिंग वाली धमकी, आपने अगर सरकार का समर्थन किया, वक्फ में संशोधन का समर्थन किया, तो आपको मुस्लिम समुदाय वोट नहीं करेगा। इस तरह की बातें रखी गई, इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार किया गया। लेकिन जो कहते हैं ना कि हकीकत कभी छुपती नहीं, लोग समझ रहे हैं कि सुधार में क्या क्या है, और हम बताएंगे भी प्रोग्राम के दौरान। और पांचवा और आखिरी सवाल कि झूठा प्रचार और डर दिखाकर माहौल खराब करने की भी कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। यह बात केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हम सब कुछ देख रहे हैं, सब चीज पर नजर है, लोग क्या कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश एक बार फिर से सीएए की तरह। तो जो प्रतिक्रियाएं हैं इस वक्फ संशोधन पर, जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी भी, और जो हकीकत का आईना दिखा रहे हैं उनकी भी। आप जरा पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए, फिर हम इस 5 की पंचायत में इस मुद्दे पर आज बड़ी पंचायत करने वाले हैं। सुनिए पहले। वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे चर्च काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर में जितना चर्च काउंसिल है, ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजॉरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी पुरजोर जो है मुखालफत करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह गाइडेड हैं और वही गुमराह कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान छीना जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां किसके पास है? या तो मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास में है या मुस्लिम समाज के नेताओं के पास में है। तो उनको संरक्षण कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, समाजवादी पार्टी दे रही है, या अन्य दल, जैसे आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर लें, उनके यहाँ भी सारी संपत्तियां वक्फ की कब्जा जो की है उनके लोगों ने की है। तो संरक्षण यही लोग दे रहे हैं ना। मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी जो है और सारे दूसरे धर्मों के लोग भी जो हैं वो वक्फ के मामले में हम सबके साथ में हैं, क्योंकि इससे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो संविधान ने इख्तियार दिया है वो कुछ नहीं।
यह संवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। लोग गंगा ज़मीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि जो वक्फ बोर्ड बिल है उसमें जेडीयू की चिंताएं वो भी सम्मिलित हैं। इस विषय में पार्टी के जो सदन में नेता हैं ललन सिंह जी हैं, वो चिंताएं उनसे भी शेयर की गई हैं। जब जब चुनाव हुआ, कांग्रेस ने केवल मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अलग पाकिस्तान बनाने के चक्कर में वक्फ में संशोधन करके मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया। चाहे 1995 में वक्फ बाय यूजर हो, चाहे 2013 में। इनको जो है केवल मुसलमानों को मैसेज देना है, मुसलमानों को वोट बैंक समझना है, मुसलमानों को मैसेज देना है, इसलिए इन चीज़ों का उन्होंने बैकआउट किया। तो ये आपने वक्फ संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया देखी, और जो नेताओं की प्रतिक्रिया है वो तो वोट बैंक के हिसाब से अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लेकिन इसमें जो बुद्धिजीवी हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए संशोधन को लेकर, वक्फ संशोधन को लेकर के, और क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, इन सब मुद्दों पर पंचायत करेंगे हम। और आज 5 की पंचायत में हमारे साथ पड़ताल करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत शिवम जी। हमारे साथ सैयद जवाद जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक जी, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मोहम्मद अफजल साहब, नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, बहुत बहुत स्वागत आपका भी मोहम्मद अफजल साहिब। अनंत विजय सर, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत। और फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। तो काफ़ी बड़ा पैनल है और इस पैनल को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की पंचायत कैसी होने वाली है। मैं शुरुआत करता हूं अनंत विजय सर से। अनंत विजय सर, ये बताइए कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, इसको लेकर के दो तबका, मोटे तौर पर मैं देख पा रहा हूं कि दो तरह के लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं। एक तो वो जो अब तक वक्फ बोर्ड से फायदा उठाते रहे किसी न किसी रूप में, मुट्ठी भर लोग हैं, कम लोग हैं। और दूसरे वो जिनको ये लगता है कि भ्रम की सियासत में वोटों की फसल है, तो इस फसल को काटो। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है, और इसमें यह भी शामिल कर लीजिए कि बहुत उलेमाओं ने, अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती ने और तमाम और बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया है। और चर्च ने जो पत्र लिखा है, तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जरा देखिए उस पत्र में लिखा क्या है। इन सब के बीच अनंत विजय सर, क्या लग रहा है? सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कल तो चर्चा होगी, चर्चा के लिए बिल को रखा जाएगा, और सरकार के इरादे मजबूत हैं। सरकार बिल्कुल कन्विंस है कि ये मुस्लिम समाज में जो महिलाएं हैं, पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, उनके हक का बिल है ये। अनंत सर। लालचंद जी, देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से संकेत तो पूरे स्पष्ट हैं, और जिस प्रकार से व्हिप जारी किया गया है उससे ये और स्पष्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में व्हिप जारी कर दिया अपने सदस्यों के लिए, तो ये स्पष्ट है कि कल जो है वो वक्फ संशोधन विधेयक जो बिल है वो पेश हो जाएगा, और मुझे लगता है पास भी हो जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो अगर आप 2014 से देखें तो बगैर किसी से बात किए हुए वो पूरी रणनीति बनाकर ही किसी प्रकार के कोई फैसले लिए जाते हैं जी। और आपने 5 की पंचायत में लालचंद जी बहुत बढ़िया पहला प्रश्न जो पूछा कि इस
इससे किसको नुकसान है? इससे किसी को नुकसान नहीं है। आम मुसलमानों को पता भी नहीं है वक्फ क्या है, वक्फ संशोधन विधेयक क्या है जी। जो लोग वक्फ के नाम पर जो मलाई काट रहे हैं, जिसको आपने कहा लाभ उठा रहे हैं, मैं उसको मलाई काटना कहता हूं, क्योंकि ये वक्फ तो ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर वक्फ की जाती है ना, लेकिन वो उसको क्या कहते हैं, उसको मैनेज करने के नाम पर उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि किसी ने अभी तक उसमें देखा नहीं है कि क्या प्राविधान है इस बिल में जी। बगैर देखे ये सीएए और एनआरसी की तरह ही कि मुसलमानों को कागज दिखाना पड़ेगा, मुसलमानों को ये करना पड़ेगा, जिस प्रकार भ्रम उस समय फैलाया गया था, उसी प्रकार का भ्रम इस समय फैलाया जा रहा है कि मस्जिदें हटा दी जाएंगी, खानका नष्ट कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम फैलाना है। अरे भाई, पहले बिल तो देख लो, जो बिल पेश हुआ उसके बाद जेपीसी आई, उस पर जेपीसी में सभी स्टेक होल्डर्स के मेंबर थे। लोगों ने अध्यक्ष पर पानी की बोतल फेंकी, लोगों ने हंगामा किया। बावजूद इसके मैं जगदम्बिका पाल जी की सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने देश भर में घूम घूम के स्टेक होल्डर्स से जाके उन्होंने संबंध स्थापित किए। उन्होंने हमारे एक कार्यक्रम में, दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम में लखनऊ में बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा था कि इस पे किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो एक वेबसाइट पर जाके स्पष्ट रूप से अपनी परेशानियों को दर्ज कर सकता है और वक्फ का जो नया बोर्ड बनेगा वो उन परेशानियों का निराकरण करेगा। अब अगर जेपीसी के अध्यक्ष की बात हम नहीं माने और लगातार निरंतर अपनी राजनीति चलाएं, तो ये 2, 4, 5 लोग जो हैं यही इस पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आम मुस्लिम आवाम है वो इसको लेकर प्रसन्न है। जी ठीक है। सैयद जवाद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सैयद जवाद साहब बताइए, एक कांग्रेस समर्थक के तौर पर कांग्रेस पार्टी तो लगता है फंस गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए केरल में जो चर्च का लेटर आया है वो प्रियंका गांधी का नाम लेकर के कह रहे हैं कि भाई जरा अपनी स्थिति तो साफ कीजिए, इस पर क्या करने वाले हैं, और कह रहे हैं कि संशोधन का वहां समर्थन कीजिए कांग्रेस पार्टी को। आपको लगता है दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है वो अब तक स्टैंड अलग है, ऐसे में क्या इस बिल पर कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है? सैयद जवाद साहब जी, बहुत सैयद जवाद साहब आपकी आवाज कट रही है, मैं आपके पास लौटता हूं। आपकी आवाज को थोड़ी ठीक करवा के फिर आपके पास मैं लौटूंगा। सैयद जवाद साहब आपकी आवाज कट रही थी। मैं मोहम्मद अफजल साहब जी के पास चलता हूं। मोहम्मद अफजल साहब के पास। मोहम्मद अफजल साहब, आप क्यों महसूस करते हैं या आप क्या महसूस करते हैं कि ये जो संशोधन के जरिए सुधार लाया जा रहा है वो क्यों जरूरी है? मोहम्मद अफजल साहब देखिए, सबसे पहले हम सरकार का, भारत सरकार का धन्यवादी हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और इसके फेवर में हमने पिछले 1 साल से लगातार हमने पूरे देश के अंदर इसके अंदर एक चर्चा का माहौल बनाया, मुस्लिम समाज में जाकर बताया कि ये संशोधन किस लिए आवश्यक है। और इसके लिए हमने जेपीसी को भी हमने जाके बताया, अलग अलग क्षेत्र से जो है ना अलग अलग किस्म के हमारे मेमोरेंडम आए हैं जो हमने जेपीसी के अंदर दाखिल कराए हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कि देखिए, जब से हमारा देश आजाद हुआ है और आज तक जो सही मायने में जो वक्फ की रूह है, जो उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार कभी भी जो है ये बिल ये जो है वक्फ एक्ट जो है ना उसकी पूर्ति नहीं करता। क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि जो देखिए वक्फ का मायने क्या है कि इससे उन गरीबों को, उन मिस्कीनों को, उन यतीमों को, उन विधवाओं को उसका फल मिलना चाहिए। और जो हमारे देश के समाज की उन्नति के लिए हमारे विद्यालय खुलने चाहिए या हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए या वो जो जमीनें हैं उनका लाभ जो है देश के और समाज के उसमें आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ये एक जो है ना बपोती बना ली है हमारे समाज के लोगों ने और खास तौर से इन राजनेताओं ने, जिन्होंने ये बपोती बनाकर इनको पर अपनी मर्जी का कोई भी जो है वो बना दिया जाता है।
चेयरमैन बना दिया जाता है, उसके लाके और चेयरमैन बना के और उससे अपने फेवर में 99 साल की लीज करवा लेते हैं, क्योंकि वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ ये कहा जाता है ना, ये है। लेकिन इसको हम लोगों ने, इन राजनेताओं ने उसका मिसयूज किया है, और आज कितने लोगों ने पट्टे अपने नाम करा लिए। आज वक्फ वालों से अगर पूछे जाएंगे ना, तो आप और हम ये जानते हैं सबसे पहली जरूरत ये, इन लोगों ने इतना कब्जा कर लिया कि वक्फ के पास आज जमीन नाम की चीज ही नहीं है। जो खाली जमीन अगर उनसे पूछा जाए, जिसके पास रेलवे से और से ज्यादा और केंद्र सरकार से ज्यादा जिसके पास मतलब उसके पास जमीन हमारे पास हो, वक्फ के पास हो, और वो वक्फ यतीम हो जाए, वो मौलवियों को तनख्वाहें नहीं दे सके, पिछले 18-20 महीने से वो तनख्वाह नहीं दे पा रहा, इससे बड़े दुख की क्या बात होगी ये। और यकीनन इस वक्त जो केंद्र सरकार कह रही है उसका हम स्वागत करते हैं और लगातार हम स्वागत करेंगे। आपने साफ शब्दों में बताया कि क्या कुछ इसमें जरूरत थी और क्यों आप इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए जरूरत ये थी, देखिए एक बात सुनिए, मैं ये कहता हूं कि आज जरूरत ये है कि जो आम पब्लिक के लोग हैं, जो आम जिनको सच मायने में जिनको वो आप उन गरीब लोगों को ले आके, जो जिनके पास पहले पैसे नहीं है उनको ले आके ठेकेदारी दे देते हो, चेयरमैन बना देते हो, वो उसको लूटता है, अपनी बाप की जायदाद समझ लेता है। मैं लौटता हूं आपके पास, सबसे बड़ा दुख है। लौटता हूं आपके पास मोहम्मद अफजल साहब। ठीक है, आपकी बात आई है, मैं आपके पास और प्रतिक्रिया के लिए लौटूंगा, लेकिन जरा आपकी जो चिंताएं हैं और आपने जो बातें कही हैं, फाजिल अहमद साहब से मैं जरूर जानना चाहूंगा। फाजिल अहमद साहब बताइए, उनका कहना है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से कि हमें संशोधन चाहिए, संशोधन इसलिए चाहिए ताकि उसका बेहतर इस्तेमाल हो पाए, तो फिर इसमें खिलाफत कहां पर है, कहां पर इसमें मुखालफत है, बताइए। तो मुस्लिम विचार मंच भाजपा का ही एक अलायंस संगठन है, तो वो जो बात बोल रहे हैं वो सरकार की बात है। हम जो बात बोल रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा जी। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी जी, तो दुनिया के, भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कभी हमें 15 मिनट की सड़क पर नमाज भी अदा करने नहीं दी जाएगी। ये आज ये हो रहा है सरकार में। तो कल को अगर ये मस्जिद चली गई और वक्फ बिल आ गया और कह दे, कल डीएम आगे कह देगा कि ये मस्जिद आप खाली कर दो, आपकी नहीं है, हम चिल्लाते रह जाएंगे, कितना कोर्ट में जाएंगे। तो मस्जिद से भी नमाज पढ़ने से मना कर दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा घर में पढ़ो। तो और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सारी ज़मीनें कब्जा हो गई, तो और एक इंच ज़मीन बची नहीं, वो तो जब ज़मीन बची ही नहीं तो आप देंगे किस मुसलमान को, जब है ही नहीं। दूसरी बात, देश में वक्फ एक्ट के अलावा लिमिटेशन एक्ट है, चाहे सरकार अपनी जमीन नहीं खाली करा पा रही है, सरकार की जो जमीन है लिमिटेशन एक्ट के चलते, सिविल एक्ट है वो सब पर लागू होता है। जब लिमिटेशन एक्ट के चलते आप सरकार अपनी जमीन नहीं खाली करा पा रही है, हिंदू प्रॉपर्टी नहीं खाली करा पा रही है, तो फिर वक्फ को कैसे खाली करा लेगी? ये एक बड़ा चीज है ना। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को सबको पता है कि हम उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, हम लोग उनको वोट नहीं करते। तो दुनिया का हर शासक जो है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, जब आप हम कहते हैं तो हम का मतलब क्या समझे, हम बताइए। हम का मतलब कि मुसलमान और जो भी दलित ओबीसी हैं, जो लोग उनको वोट, सबको परेशान कर रही है लोग। तो दलितों का बोध गया मंदिर कब्जा करके बैठे हैं, जब बौद्ध जैसे हमारे लिए मक्का है वैसे पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए बौद्ध गया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के को जो 40-45% वोट आ रहा है, ये किसका आ रहा है? सर 40% नहीं आ रहा है, 32% आ रहा है। नहीं, सुनिए ना, लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए। 440 से, सुनिए, 440 से 240 हो गए और 100 सीट वो 500 से 1000 वोट जीते हैं। 100 सीट अगर सही ईमानदारी से चुनाव होता तो 140 आ गए होते। सही ईमानदारी से चुनाव मतलब जो जिस तरह से ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ है, जितना हाईकोर्ट में कई सौ, तो कई सौ हाईकोर्ट में कई सौ पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, शिवम जी को जवाब देना बनता है। शिवम जी जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि सरकार तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खाली करवा पा रही है, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड का कानून बना के क्या ही खाली करवा लेगी। और फिर इन्होंने वही बात कही कि आज आपने सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका है, कल कहेंगे हटिए जी ये मस्जिद आपकी नहीं है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 428 पेज की रिपोर्ट थी जी, जिसको बहुमत के साथ स्वीकार किया गया। 14 संशोधन की बात की जा रही है जिनको स्वीकृति मिली है। कल बिल जो है पटल पर होगा और मैं मानता हूं कि ये देश के लिए एक और स्वर्णिम दिन है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपने वादों को डिलीवर किया है, उस फेरिस्त में नया एक नाम जुड़ने जा रहा है जो वक्फ पे आने वाला है। अब विषय बहुत साफ है। जिस तरह की तमाम चीजें आ रही हैं, जिस तरह के सिचुएशंस हैं, जिस तरह के हालात जो है वक्फ में बन गए थे, मैं मानता हूं कि
इसमें कोई बहुत ज्यादा हंगामा, लड़ाई झगड़ा और माहौल खराब करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खास तौर पर जिस तरीके से बिशप काउंसिल की तरफ से समर्थन आया, तमाम और जगहों से समर्थन आया, मुस्लिम मंचों से समर्थन आया, ये अपने आप में बेहतर कदम है। सब जानते हैं कि स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। सब जानते हैं कि इस देश में मुस्लिमों में खास तौर पर पिछड़े तबके को किस तरीके से दबाया गया है, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर। अगर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एक जमाना हिंदुस्तान में वो रहा कि शाहबानो नाम की एक महिला को 75 रुपए का गुजारा भत्ता नहीं मिला, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में जो है देशव्यापी आंदोलन करके इस तरीके का माहौल बना दिया। राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। बदलना पड़ा। बदला क्यों? क्योंकि इसी वजह से कि एक समाज का विरोध बहुत जबरदस्त था। मतलब एक बूढ़ी महिला, उसको 75 रुपए नहीं मिलने चाहिए, ये किसी धर्म के खिलाफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, गलत हुआ ये चीज। मैं मानता हूं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, 3 तलाक में जो हमारी बहनें जो थी, जो हमारी माताएं थी, जिनको किस तरीके से दिक्कतें हो रही थी, और जब उस पर विषय आया और जब उस पर जो है बिल लाया गया, तो वहां पर भी सबसे पहले अगर कोई विरोध खड़ा करने के लिए खड़ा हुआ था तो वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ही था। नहीं, लेकिन इसमें शिवम जी एक बात मुझे बताइए। फाजिल अहमद साहब ने साफ तौर पर कहा कि आज आपने सड़क पर सरकार ने नमाज पढ़ने से रोका है, कल मस्जिद से रोक देंगे। ये बात जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इसका आप कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि इस तरह की बातें पहुंचाई जा रही है। डर जो बनाने की लगातार कोशिश है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा ना कि ये तो रेट्रोस्पेक्टिव बिल है ही नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव कानून ही नहीं है, जो हुआ है उस पर बात ही नहीं हो रही है आने वाले समय की। और कौन से क्लॉज के, कौन से एक्ट के, कौन से क्लॉज के हिसाब से आपकी मस्जिद ले ली जाएगी? कोई तर्क है क्या इस बात का? अभी मैं आपके पैनल पर बैठकर कहने लगूं लालचंद जी के फाजिल अहमद मेरे घर पर कब्जा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप बोलेंगे दिखाओ कागज, कोई सबूत दिखाओ, मैं कहूंगा वो नहीं है मेरे पास। अरे ऐसे कैसे बात बनेगी भाई? कैसे ले लेंगे? इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में नियम है, इस देश में कायदे हैं, और जिस तरीके से चीजें हो रही है वो बहुत क्लियर है। ठीक है। फाजिल अहमद साहब आपको कुछ खराब करने की फाजिल अहमद साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं फाजिल अहमद साहब के पास आने से पहले जरा मैं आपको सुनवाता हूं कि आप जानते हैं कि भारत में जो इस्लाम है उसमें सूफी इस्लाम का बहुत बड़ा वर्ग है, और अजमेर शरीफ दरगाह जो है उनके चिश्ती नसीरुद्दीन चिश्ती ने वो क्या महसूस करते हैं इस संशोधन पर? ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, उनकी भी बात सुन लीजिए, फिर पंचायत में पड़ताल करेंगे। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिलकर के अच्छा एक्ट पास कराएं, वक्त की जरूरत है। और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है, नहीं। ये भारत सरकार ने 1954 में एक कानून बनाया था जो समय समय पर अमेंडमेंट होता गया है और दोबारा अमेंडमेंट हो रहा है। तो आपने देख लिया कि अंदर से भी किस तरह से जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन अब फाजिल अहमद साहब, आप एक तो शिवम जी ने जो पूछा उसका जवाब दीजिएगा, दूसरा नसीरुद्दीन चिश्ती जी भी कुछ महसूस कर रहे हैं सुधार की, उसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, हम मुसलमान जो है इस्लाम का मानने वाला होता है। इस्लाम अल्लाह और रसूल और नबी के रास्ते पे चलता है जो उन्होंने बनाया है। कौन क्या कहता है इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी के कहने से या 100 आदमी के कहने से कुछ नहीं होता है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या महसूस करती है? वक्फ बाय यूज़र एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका कोई कागज नहीं है। 1857 में पहली बार बंदोबस्त बना इस देश के अंदर, जब कागज जमीनों का बंदोबस्त किया गया, जब लिखित उनका रिकॉर्ड बनाया गया। उसके पहले तो सब कुछ अंदाज से ही चलता था। क्यों नहीं बाबरी मस्जिद का फैसला हाई कोर्ट कर पाया किसी के पक्ष में? क्योंकि दोनों के पास पेपर ही नहीं था, क्योंकि वो वक्फ बाय यूज़र था। वो ऑलरेडी एक वहां बन गई मस्जिद, लोग नमाज पढ़ रहे, बस कब्जा, ये वक्फ बाय यूज़र होता है। तो जब 1857 से पहले बंदोबस्त बनने से पहले जो मस्जिदें और दरगाहें चाहे जो भी हैं, कल को डीएम कहेगा कि आप इसका पेपर दिखाओ और हमारे पास कोई पेपर नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर डीएम कहेगा कि आप इसको खाली कर दो, नहीं खाली करेंगे बुलडोजर आके तोड़ देगा। तो दूसरी तरफ फाजिल साहब एक चीज और है। दूसरा हम कह रहे हैं, देखिए हम लोग लीगल बात कर रहे हैं, कोई पार्टी बंदी की बात नहीं है। हमारे जो क्वेश्चन है हम आपके माध्यम से जनता और सरकार तक रख रहे हैं जी। ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। देश का एक संविधान है,
सेक्रेटरीट है इस देश के अंदर, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, इकोनॉमिक माने सब सेक्रेटरी होते हैं, उसी तरह इस देश के अंदर वफ़ काउंसिल होता है, एक सीनियर आईएएस जो पूरे देश के वफ़ बोर्ड को लेकर के एक लीडरशिप करता है नेशनल लेवल पर। ठीक है, उसको बोलते हैं वफ़ काउंसिल। ठीक है, जो वफ़ काउंसिल पिछले 5 साल से हमारे देश में कोई है ही नहीं, जो थे वो रिटायर हो गए। ठीक है, अब बिना वफ़ काउंसिल के आप बिल ला रहे हैं। अब सुन लीजिए, आप डिफेंस, एक मिनट सर, एक और कर रहे हैं, डिफेंस का बिल ला देंगे और डिफेंस सेक्रेटरी पोस्ट पे ही नहीं है, तो बिल तैयार कौन करेगा? कौन तैयार करेगा? शिवम जी से पूछूंगा। और एक सर एक और बता दें, बस एक जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पे आ जाते हैं, बस 2 मिनट और देख 20 सेकंड और एक ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर मैं बस ब्रेक। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, जमींदारी समाप्त की गई, तो ओबीसी एससी एसटी दलित को जमीन कहां मिली? ठीक है, आपके पॉइंट पर जवाब लूंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक, यहां पर छोटा सा ब्रेक, लौट करके सभी लोग बने रहिएगा, पंचायत में पड़ताल जारी रखेंगे। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और 5 की पंचायत में आज वक्फ संशोधन की बात। शिवम जी से कुछ सवाल पूछा था फाजिल अहमद साहब ने। शिवम जी छोटा सा जवाब, उसके बाद बाकी। हाँ, सैयद जवाद जी भी जुड़ गए हैं, ठीक है। पहले शिवम जी का छोटा सा जवाब। रेट्रोस्पेक्टिव का अर्थ होता है कि जो अभी तक की स्थितियां हो चुकी हैं वो ऐसी की यथास्थिति बनी रहे, ठीक है। अब जब यथास्थिति बनी रहेगी तो 1857 से आज तक जिस जगह पर मस्जिद है वो तो रहेगी, उसके सवाल क्यों पूछे जाएंगे भाई, जब ये बिल उससे संबंधित है ही नहीं। नहीं, इन्होंने वक्फ बाय यूजर को लेकर इन्होंने पूछा है। नहीं, उसी पर ही आ रहा हूं मैं। अब वक्फ बाय यूजर में सवाल पिछला पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन अब आगे मुझे एक चीज बताइए, लंबे समय तक जो है कहीं पर किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी चल रही है बिना पेपर के, अगर कोई कल कहता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई और उसको चैलेंज भी वक्फ के ट्राइब्यूनल में ही किया जाएगा, ये कहां का तर्क हुआ भाई? हिंदुस्तान में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी धार्मिक, स्पिरिचुअल या फिर सामाजिक ताने बाने में बनी हुई कोई भी ऐसी बॉडी का कोई एक ऐसा कानून बता दीजिए आप मुझे। ठीक है, मैं आता हूं। जा ही नहीं सकता, जो हाई कोर्ट जा ही नहीं सकता। ठीक, मैं लौटता हूं। चाहिए क्यों? और ऐसा कर वक्फ बाय यूजर करके गरीबों की जमीन दबाने का क्या है? ठीक, मैं जवाब लूंगा। क्लेम कर नहीं सकता, उसको कोर्ट में जाने का अधिकार चाहिए। ठीक है, जवाब लूंगा। लेकिन सैयद जवाद जी अभी जुड़े हैं, क्योंकि उस समय कुछ दिक्कत आ गई थी उनकी आवाज में, और उम्मीद करते हैं कि अभी बिल्कुल आवाज दुरुस्त होगी। सैयद जवाद साहब बताइए, कांग्रेस फंस गई है? जिस तरह केरल से जो चर्च है, जो मिशनरी है, उनका पत्र आ रहा है, और कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया हुआ है, ये तो दोनों अलग अलग दिशा की चीजें हैं। बताइए। लगता है आज सैयद जवाद जी जो हैं, तकनीक उनका साथ नहीं दे रही है ना, उनकी आवाज फिर से कट रही है। सैयद जवाद भाई, आपकी आवाज कट रही है, फिर से कट रही है। मैं कोशिश करूंगा, फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। सैयद जवाद भाई, फिर से जोड़ूंगा आपसे। अभी फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी आवाज आए। हम तो आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब हैं सैयद जवाद भाई। अभी फिर से सही करवाते हैं, देखते हैं अगर सही हो जाती है तो। खैर, फिलहाल मैं बढ़ता हूं अनंत विजय सर के पास। अनंत विजय सर, आपसे, आपके जरिए हम जरूर ये समझना चाहेंगे कि हमने देखा कि CAA, अनंत विजय सर को स्क्रीन पर लाइए, CAA को लेकर के तमाम बातें कही गई। अनंत विजय सर, उसमें तमाम तरह की कही गई, नागरिकता छीन जाएगी, ये हो जाएगा, पेपर दिखाना पड़ेगा। अब तो लगभग 1 साल से ऊपर हो गया शायद CAA को लागू हुए, और एक भी मामला नहीं आया है। तो ऐसे में फाजिल अहमद साहब ने जो ये बात उठाई कि आज सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, कल को कहेंगे मस्जिद खाली करो, तो ये डर, ये आशंका कहां टिकती है, मुझे जरा बताइए। मुझे तो बड़ी
फाजिल अहमद साहब को सुनते हुए मुझे लग रहा था कि वो कानून, संविधान और बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जितनी भी उनकी बातें थी सब वो हेतु मजबूत में कर रहे थे। अब हेतु मजबूत क्या होता है ये मैं बताता हूँ। वो ये अगर ऐसा होता तो ये होता टाइप से। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। और मतलब उन्होंने 2-3 कानून के नाम लिखा है, बताए। जब अभी त्यागी साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा गृह मंत्री के हवाले से कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, मतलब भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। फिर उसको 1857 की बात छेड़ना कौन सा कानून सम्मत है पता नहीं। दूसरी बात जो फाजिल अहमद साहब ने कही कि आज सड़क पे मना कर रहे हैं, कल मस्जिद में मना कर देंगे। तो सड़क पे मना कर रहे हैं तो किसी संविधान के तहत ही तो मना कर रहे हैं, या वो कोई ड्रैकोनियन लॉ लेके आ गए हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जमींदारी उन्मूलन में किसी दलित और ओबीसी को नहीं मिला। हुजूरे आला, कृपा करके उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में चले जाइए, आपको सैकड़ों, हजारों दलित परिवार, हजारों ओबीसी परिवार मिलेंगे जिनको जमींदारी उन्मूलन से मुक्त हुई विनोबा भावे के आंदोलन के बाद भूदान आंदोलन चला के जो लिए गए उससे जमीनें बटी हैं, दी गई हैं। सच बात, दी गई है। सीलिंग कानून भी हमें याद है सर, सीलिंग कानून भी याद है ना, जिसमें कि कह रहा हूं मैं लालचंद जी, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि एक कौम की भावनात्मक मुद्दे को बरगलाना है, इसलिए उसमें धर्म को लाना है, इसलिए। और उसके साथ साथ एक बड़ा खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर साहब कि उन्होंने ओबीसी और दलित को पहले ही लाइन से जोड़ने का प्रयास किया। अरे ओबीसी और दलित का वक्त से क्या लेना देना? और अगर लेना देना है लालचंद जी तो जाके कर्नाटक के उन किसानों से पूछिए जो ओबीसी किसान है, केरल के किसानों से भी कर दी गई इतने सारे लोगों की, तो उनकी चिंता नहीं है। मतलब वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय ओरल वक्फ, ये दो चीज को लेकर समस्या है ना। इन दोनों समस्याओं का निदान पहले दिन से जगदम्बिका पाल जी चीख कर कह रहे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सुनेंगे कहां से जब बोतल फोड़ेंगे तो? काउंसिल नहीं है, जब सेक्रेटरी नहीं है, मीटिंग तो में बिल बात क्या रखने बनेगा? के बजाय बोतल फोड़ेंगे तो सुनेंगे कहां से? मोहम्मद अफजल साहब, आपसे सीधा सवाल, आपको ये डर क्यों नहीं लग रहा कि कल को मस्जिदें छिन जाएंगी, दरगाह छिन जाएंगे, मदरसे छिन जाएंगे और कब्रिस्तान छिन जाएंगे? आपको ये डर क्यों नहीं लग रहा है मोहम्मद अफजल साहब, बताइए। देखिए, जो सच्चा मुसलमान है, सच्चा हिंदुस्तानी है, वो ये जानता है कि हमारा देश कानून से चलता है, हमारे संविधान से देश चलता है, किसी व्यक्ति की बपोती नहीं है। लेकिन ये लोग जो हमारे जो फाजिल साहब जो ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग जो है सिर्फ अपनी पार्टी के वोट की इनको चिंता है, इन्हें कौम की चिंता बिल्कुल नहीं है। अगर इनको कौम की चिंता होती, आज ये बताइए, वो कह रहे हैं जी ये सरकार के पास वो पैसा एक्टिव नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपनी सरकारी जमीनें निकालते। अरे भाई, ये आज इस चीज की जरूरत है कि जो जमीनें लोगों के पास कब्जे में है उसको निकालकर आम जो वक्फ जो है वक्फ के पास उसके अंदर आना चाहिए। जी, मोहम्मद अफजल साहब से भी संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर इस पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और 5 की पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन को लेकर क्या कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है और उसके बरक्स हकीकत क्या है इस संशोधन का जो सरकार लेकर के आ रही है, और अब तो साफ है कि लेकर आ ही रही है क्योंकि कल इस पर चर्चा होनी है। तो शिवम जी जो सवाल उठा रहे थे फाजिल अहमद साहब, उन सवालों को लेकर के आपने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव ये नहीं होगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि फिर अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा
तो कर्नाटक के किसानों को, केरल के किसानों को, तमिलनाडु का वो किसान जो अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचना चाहते थे, उन लोगों को इंसाफ कहां से मिलेगा शिवम जी? कोर्ट में जाने के अधिकार से। आप मुझे एक चीज बताइए कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है बिल के आधार पर, लेकिन मैं मानता हूं कि जब एक ये रास्ता खुलता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को क्लैरिटी मिलती है। और एक और चीज है, जिस तरीके से अभी केरला में आपने देखा होगा, मुंबई गांव में जो हुआ है, जो 600 किसान खास तौर पर उनके लिए कमीशन बना था, उस कमीशन को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। उस पर वो विचार कर रहे हैं, विचाराधीन है वो। तो मैं मानता हूं इस तरह के विषयों को कोर्ट में लेकर चीजों पर क्लैरिटी आएगी और स्थिति बेहतर बनेगी। जो ये काउंसिल तक सारी कहानियां रुक जाती हैं, वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं मानता हूं कि इन सारी चीजों को देखते हुए पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में भी है, लेकिन कुछ जो खास तौर पर ठेकेदार बने हैं, फाजिल जी जैसे, या फिर तमाम वो लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे धर्म की बात है, इस पर कोई लोग अगर समर्थन भी करे तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम संशोधन की बात कर रहे हैं, 55, 95, 2013 और अब 2024 में वो प्रपोज किया गया था, 25 में बिल आ रहा है। भाई पहले भी तो हुआ है ये, आप इतना नाराज क्यों होते हैं? जवाब दीजिए फाजिल अहमद साहब, जवाब दीजिए। जब पहले संशोधन हुआ था तो उस समय मीठा मीठा गप गप, अब आपको कड़वा लग रहा है संशोधन? देखिए, वफ किसी सरकार के कानून से हम लोग नहीं करते। वफ हमारा दीन का, अल्लाह के हुक्म से करते हैं, हम अपने नबी के हुक्म से करते हैं। आज से नहीं, जब से इस्लाम कायम हुआ तब से करते आए हैं। वफ जब भी जो व्यवस्था थी उस तरीके से करते आ रहे, कभी मुंह से कह के, कभी लिख करके, कभी रजिस्ट्री करके। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने संशोधन बिल हैं, बहुत से किसी ने कहा कि बिल पढ़ा नहीं किसी ने। अरे भैया, इतना लंबा सफर हो गया, जेपीसी पढ़ा ही नहीं। अब डीएम को आप बीच में ला दिए। अभी तक ट्रिब्यूनल जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। वो जो वफ जैसे फाइनेंस में बैंक ट्रिब्यूनल होता है ना, बैंक ट्रिब्यूनल, उसी तरह से वफ, बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं देश के अंदर। जो भी ट्रिब्यूनल होता है वो जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ट्रिब्यूनल में आप जा करके आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर उसके फैसले से आप संतुष्ट नहीं तो हाईकोर्ट में पहले भी जा सकते, अभी भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि डीएम को ला दिए बीच में, आप सारी न्याय प्रक्रिया में आपने डीएम को ला दिया। कल को डीएम आगे कह देगा कि ये मस्जिद आपकी नहीं है, आप खाली करो इसको, और नहीं खाली करेंगे तो बुलडोजर लाके तोड़ देगा। आप कोर्ट तो डीएम सर जैसे आज जो है, नहीं जैसे आज तमिलनाडु के किसानों को सलाह दे रहे हैं ना कि आप कोर्ट चले जाइए, नहीं वैसे उस समय आप कोर्ट चले जाइए। लिमिटेशन एक्ट है मेरे पास, उसके लिए अदालतों में इतनी बाढ़ आ जाएगी कि सारा काम ही बंद हो जाएगा। हम फिर कहाँ जाएंगे? हम लिमिटेशन, एक मिनट सर, पूरा आपने क्योंकि बाढ़ का जिक्र देखिए, बहुत लीगल पॉइंट है, एक पॉइंट बहुत लीगल पॉइंट उठा रहा हूं। अगर हमारी मस्जिद तोड़ दी, बोर्ड द्वारा कब्जे के मामले पर करीब 90,000 वाद परिवाद है, ठीक है? उसमें से पूरे देश में कितना वाद है? पूरे देश में कितना वाद है? 60,000 मुस्लिम समाज के। अरे 60,000 छोड़ दीजिए, पूरे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कितना वाद है? IPC में सबको खत्म करने की बात कीजिए, पूरा अदालतें खत्म कर दीजिए, पूरी अदालत खत्म की, थाना के दरोगा को सारा पावर दे दीजिए कि जो दरोगा कह देगा वही फाइनल है। कितना पैसा बच जाएगा सरकार? एक बात बताइए, अदालत से क्या परेशानी? नहीं, हमको कहाँ परेशानी, इनको परेशानी है। तो जिस कह रहे हैं कि हम ट्रिब्यूनल खत्म करके डीएम को बना रहे हैं, तो परेशानी तो इनको है ना, सरकार को परेशानी है। आप ट्रिब्यूनल खत्म करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे रहे हैं, जब डीएम आके हमारा तोड़ देगा, किस कानून के तहत? मोहम्मद अफजल साहब, जवाब दीजिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट, वही पूरा होने दीजिए। जब एक मिनट सर, अफजल साहब एक मिनट, जब डीएम हमारी मस्जिद तोड़ देगा, शिवम जी आ रहा हूं, फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, लिमिटेशन एक्ट में जाने का कोर्ट में, कि साहब हमारा यहाँ में 12 इतने साल से कब्जा था और डीएम ने तोड़ दिया। वो कई साल चलेगा मुकदमा, वो तो छोड़ दीजिए, होगा भी कि नहीं होगा वो कोई मतलब नहीं है। और जब कोई प्रॉपर्टी टूट जाती है, फिर कौन उस पर बात करता है? बाबरी मस्जिद टूट गई, इंसाफ मिला हम लोग को? अगर बाबरी मस्जिद होती, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया? कहाँ इंसाफ किया? तो क्या किया? अरे अगर मस्जिद होती तो क्या वहां तोड़वा के राम मंदिर बना देते? अगर मस्जिद होती है हमारी, तो क्या उसको तोड़वा के, नहीं सुप्रीम कोर्ट तोड़वा के कह देती कि तोड़ दो और यहाँ राम मंदिर बना दो? एक बात बताए फाजिल अहमद साहब, अगर नहीं टूटती, फैसला अगर हमारे सर हिंदू बन के मत बात कीजिए, तो हम क्या कहेंगे? जस्टिस नहीं हुआ, आप न्याय है, आप यहाँ पे न्याय की मूर्ति है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये स्टूडियो तोड़ दिया जाए, सुन ली, अगर ये स्टूडियो तोड़ दिया जाए, आप यहाँ बैठेंगे, आप चले जाएंगे ना? इसी तरह से, जिस तरह से हमारी मस्जिद तोड़ दी गई, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ ही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई। अगर इंसाफ होता तो कहता कि ठीक तोड़ी गई। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई गलत, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत तोड़ी गई। आ रहा हूं शिवम जी आ रहा हूं, पहले आनंद सर। एक सर बहुत, रिजवी साहब बीजेपी के, रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, सारी जमीनें उन्होंने बेच दी। बीजेपी ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? वारंट है उनके नाम,
बीजेपी ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? वसीम रिजवी चेयरमैन थे ना। शिवम जी बोलिए, शिवम जी बोलिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में फैसला दिया है। फैसला अगर आपके खिलाफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ इंसाफ। मैं वही बात तो कह रहा था इनको। पहली बात तो ये, और दूसरा एक और चीज, राम मंदिर में भी जो बाबरी ढांचा जो गिराया गया उसके लिए भी सेपरेट केसेस चले, वहां पर भी हियरिंग हुई। भाई कमाल की बात हो गई। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई फैसला अगर मेरे समर्थन में, मैं यही कह रहा हूं कि अगर हमारे पक्ष में नहीं हुआ आया तो ये हम नहीं कहेंगे कि इंसाफ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ना गलत था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमको रियायत क्या दी उस गलत के बदले में? उसके बाद गलत बदले में मुझे इंसाफ क्या मिला? अगर आप कह रहे हैं कि पानी पीना गलत है, तो आप मेरे इसको कंपनसेट कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दी थी। नहीं, हमारी जमीन जिस क्लेम की थी, हम कनॉट प्लेस की जमीन छोड़ करके सीलमपुर की जमीन थोड़ी लेंगे जाकर के। हमारा क्लेम कनॉट प्लेस पे महंगी प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। आपने उसको कहा कि गलत टूट गया, 300 साल खाली रही। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में कि कोई राम मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा फैसले में कि कोई मंदिर तोड़ कर मस्जिद नहीं बनी। फिर हमारा कंपनसेशन कैसे हुआ? कहना चाह रहे हैं मोहम्मद अफजल जी। मोहम्मद अफजल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में कानून, देखिए एक बात सुनिए, ये फाजिल अहमद साहब अभी भी जो है माजी में जी रहे हैं, भूतकाल में जी रहे हैं ना, जो अरे आने वाले अरे औरंगजेब बादशाह के राज में जी रहे हैं हम तो। आपको पता ही नहीं, हम औरंगजेब बादशाह के राज में जी रहे हैं। आप पहले ये तो बताइए कि बादशाह हमारे देश का कौन है? हम तो औरंगजेब बादशाह के राज में जी रहे हैं, जिले इलाही के राज में जी रहे हैं। हम तो लोकतंत्र में है ही नहीं, नहीं है सुप्रीम कोर्ट। हम तो औरंगजेब बादशाह के राज में जी रहे हैं। हम तो रोज औरंगजेब बादशाह की डिस्कशन कर रहे हैं, औरंगजेब बादशाह की इकोनॉमी पे डिस्कशन कर रहे हैं, उसके रूल ऑफ लॉ पे डिस्कशन कर रहे हैं। हम भारत के लोकतंत्र है कहां? हम तो औरंगजेब के राज में जी रहे हैं। औरंगजेब इस देश का बादशाह है। औरंगजेब चाहे तो मस्जिद तोड़ दे, औरंगजेब चाहे तो पूरा कुकीज महिलाओं का बलात्कार करवा दे, औरंगजेब चाहे तो उमर खालिद को जेल में डाल दे। हम तो औरंगजेब के राज में जी रहे हैं। हम लोकतंत्र में जी कहां रहे? हम तो लोकतंत्र में है ही नहीं, हम तो औरंगजेब के राज में हैं। जो उसका विरोध करेगा उमर खालिद को जेल में डाल दो, कुकीज महिलाओं का बलात्कार करवा दो, किसी की मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद करवा दो। हम तो औरंगजेब के राज में हैं। हम हैं कहाँ लोकतंत्र के राज में? अमेंडमेंट होना जब 1957 से लेके जो आज 2013 तक अमेंडमेंट हुआ, 2000 तो आज 2024 में अमेंडमेंट हो जाएगा, तो आप लोग क्या गुनाह लग रहे हैं? हमें अमेंडमेंट नहीं मंजूर नहीं है। अरे आपको दिन से ज्यादा भाजपा पसंद है। ये देखिए, ये भी खत्म कर रहे हैं। आप अपने दिन को भी खत्म कर रहे हैं, अपने मफाद के चक्कर में। आदमी कह रहे हैं आप इसी तरह अजमेर शरीफ के दरगाह के जो चिश्ती हैं उन्होंने कहा, हमने कहा एक आदमी से फजील अहमद से इस्लाम नहीं है। इस्लाम हमारे कुरान से है। जो कुरान को ना माने, आप ये जो अपने दीन को ना माने, आप ये कह रहे हैं कि खुदा को ना माने, इस्लाम सिर्फ आपका है। इस्लाम मोहम्मद अफजल का नहीं है। इस्लाम नसीरुद्दीन चिश्ती का नहीं है। इस्लाम सिर्फ फाजिल अहमद साहब का है। जो अपने नबी की बात को आगे ना बढ़ा सके। सैयद जवाद जी जुड़ गए। सैयद जवाद जी जुड़ गए, जरा सा सैयद जवाद जी जुड़ गए, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल नहीं आ पाई है। आप लोग जरा सैयद जवाद जी को सुनिए, सैयद जवाद जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सैयद जवाद जी बोलिए। मेरा उस समय सवाल यही था कि क्या कांग्रेस किसी मुश्किल में फंस गई है, खासतौर पर ईसाई चर्च एसोसिएशन के लेटर के बाद? नहीं, कांग्रेस जो है वो किसी भी मुश्किल या दुविधा के अंदर नहीं फंसी हुई है। और आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड के ऊपर जितने भी हमले कर ले सरकार, चाहे वक्फ बोर्ड की जमीनी के ऊपर हमले कर ले, और यहाँ की अक़लियत जो है बाइज्जत शहरी है, और कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, चाहे आपके हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गया, उसके खिलाफ जाकर के टकराएगा तो उसका विरोध तो होगा। अब आप चाहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम किसी और को दे दे, तो नहीं दे दे। दूसरी सरकार की प्रॉब्लम ये है, ये वो झोला छाप डॉक्टर की तरह से है जो गांवों के अंदर झोला लेकर के टहल रहा है और जबरदस्ती मरीज से कह रहा है कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ। मरीज कह रहा है कि भाई साहब मुझे इलाज ही नहीं करवाना, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। जबरदस्ती उसको इंजेक्शन दे रहे हैं कि नहीं मैं अच्छा डॉक्टर हूँ। ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ और तुम्हें इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अरे भाई, जब कोई मरीज है ही नहीं, उसकी तबीयत स्वस्थ है, उसमें और बेटर सुधार है, तो आप जबरदस्ती उसको इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं? किसी ने आपसे मांगा? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मोहम्मद अफजल साहब जैसे लोग, नसीरुद्दीन चिश्ती जैसे लोग महसूस कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बीमार है। लाल सिंह सर, सरकारी भपाइयों से हमें कोई मतलब नहीं।
जो सरकारी अच्छा, जो है बस वही बस यही बात हो जाती है कि जिसने भी आपसे अलग बात की उसको आप सरकारी करार दे देते। नहीं सुनिए, तो अब पूरी बात सुनिए, मैं इतनी देर के बाद आया हूँ। हाँ, नहीं बोलिए बोलिए, इसीलिए मैंने शिवम जी को भी रोक रखा है। आप ही के बोलने के लिए तो शिवम जी को भी रोक रखा है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आप बोलिए फिर शिवम जी बोलेंगे। नहीं, दूसरी बात, सरकार कहती है कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, भू माफिया हो गया है वक्फ बोर्ड। अरे सरकार को कितने उद्योगपति चूना लगा करके निकल गए सरकार के इशारे पर, चाहे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, चाहे पीएनबी वाले हो गए, चाहे रोटोमैक्स वाले हो गए, आज तक उनके लिए कुछ नहीं कर कुछ अपराधियों ने गैर कानूनी काम किए, इसलिए वक्फ बोर्ड पर बात नहीं होनी चाहिए, सुधार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अपराधियों ने कुछ अपराध किए इसलिए। जो ठेकेदार बना रखे हैं वो बर्बाद करने तो कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह के आमी जाना आप लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? खामोश हो जाओ। नीरव मोदी कहाँ से आ गया यहाँ पे? ये कौन आ गया भाई? तो वक्फ की बात करो ना, वक्फ पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है, वाजिब बात है। वक्फ की बात करो आप। मोहम्मद अफजल जी आपको कह रहे हैं कि वक्फ पर बात कीजिए ना, दूसरे अपराधों को कहाँ बीच में ला रहे हैं? आ रहा हूँ फाजिल साहब। भाई लाल सिंह सर, इतनी डिबेट हो गई, थोड़ा सा संयम रख लीजिए, मैं अपनी बात रख लूँ। बिल्कुल रखिए, पूरी बात रखिए, आप ही के लिए हम लोग रुके हुए हैं। दूसरी बात कह रहा हूँ, धर्म की स्थिति इसलिए है, सरकार की मंशा को हम जानते हैं, क्योंकि ये सरकार की पहली नजीर नहीं है इस तरीके की। सरकार ने कृषि कानून बिल सुधार के नाम पे लेकर के आ रहे थे, लेकिन चंद उद्योगपति मित्रों के लिए लेकर के आ रहे थे। किसी कानून के अंदर ये बात नहीं हुई कि किसी किसान ने नहीं कहा कि हमको कृषि कानून बिल चाहिए है, लेकिन न करके आए जबरदस्ती। अब शिवम जी का जवाब बनता है। मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीम ये कह रही है कि हमको वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, शिवम जी का जवाब बनता है। क्यों हमारे पर थोपा जा रहा है? ठीक है, क्यों थोप रहे हैं? शिवम जी कह रहे हैं क्यों थोप रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप शिवम जी। देखिए, सैयद जवाद को तो कांग्रेस अपना मानती नहीं, लेकिन सैयद जवाद अपने आप को कांग्रेसी एक तरीके से मानते हैं। और इस देश में मुझे लगता है इंजेक्शन तो एक ही बार लगा था, समय याद दिलाने की मुझे आवश्यकता है नहीं, वो भी कांग्रेस वालों ने ही लगवाया था। और मुस्लिमों को खास तौर पर उससे कितना नुकसान हुआ था देश को याद है, और मैं जानता भी हूँ, सब जानते हैं, लेकिन कहना बेहतर नहीं है। अब आगे आते हैं। देश में जब भी कोई बेहतर रिफॉर्म की बात आती है, कहीं ना कहीं हर जगह विरोध होता ही है। ये वो देश है जिसमें कंप्यूटर का भी विरोध हुआ और हर तरीके से हर चीज का विरोध हुआ। लोग खुद ही कहते हैं ये लोग तो संविधान का भी विरोध हुआ। अब उस समय लोगों को लगता होगा कि जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत थी, उससे क्या क्या चीजें मिली। आज ये कह रहे कि नहीं हमें जरूरत नहीं है। अब आगे आता हूँ, एक और चीज कही गई कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उससे अलग हट रहे हैं, धर्म के उससे अलग हट रहे हैं। नहीं भाई, वक्फ की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में 700 खजूर के पेड़ लगाए थे और उनसे जो खजूर निकले थे वो इस वहां के गरीबों में बांटे थे, वहां से ये वक्फ शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। आज गरीबों को दबाकर जो है कुछ चंद लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इन वक्फ की प्रॉपर्टी से, उसी को तो सही करना है भाई। हो सकता है आज आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है जब्बात को कुछ पैसे आते हो या फाजिल जी को कुछ पैसे आते हो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। गरीब आदमी के लिए आप मुझे एक चीज बताइए, और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूँ। बार बार इन्होंने कहा कि जिस तरह की चीजें हैं, जो माहौल चल रहा है, जिस तरह की स्थितियां हैं, हमारी धार्मिक बॉडीज हैं उनको हम चलाएंगे, हम जो वक्फ करते हैं वो ये देखकर नहीं करते कि सरकार, ऐसे तो हिंदू भी जो दान देता है वो भगवान के नाम पर ही देता है भाई, है ना, लेकिन उसके ऊपर कोई कायदा, कोई कानून, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैयद जवाद जी का कॉन्टेक्ट, सैयद जवाद जी बोलिए सैयद जवाद होना चाहिए। सैयद जवाद जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये अगर लेकर के आ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हम सुधार करें, गरीब मुसलमानों की चिंता हो रही है, गरीब मुस्लिम औरतों की चिंता हो रही है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए ना। आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। आप अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बगैर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिए हुए, यहाँ आपका डीडी न्यूज का रिप्रेजेंटेशन चला गया, स्क्रीन चली गई आपकी। हाँ, ये फ्रेम चला गया है। नहीं चला गया, आ गए, फिर से वापस आ गए। अरे मैं यूपी में बैठा हूँ आज, यही तो है, लाइट आ रही है, जा रहे हैं, बाबा जी की डबल इंजन की सरकार है, नेट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिबेट करना मना नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक है। मुझे मोहम्मद अफजल साहब के पास जाना चाहिए। मोहम्मद अफजल साहब आपसे ये मैं जानना चाह रहा हूँ, मोहम्मद अफजल साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो संशोधन आ रहे हैं, इससे आपकी जो चिंताएं हैं, जो आप सुधार चाहते थे, वो पर्याप्त रूप से काफी तौर पर ये हो जाएगा इससे?
देखिए इस वक्त की रूह जो है ना, जो मेरे दोनों साथी जो मुस्लिम मेरे भाई जो बैठे हुए जिनको फिक्र है, जो कह रहे हैं हम बीमार नहीं है, हमें इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं, जबरदस्ती इंजेक्शन क्यों ठोक रहा हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं इन सब लोगों से, ये सरकार ये चाहती है कि इस वक्त की जो रूह है, जो इसकी आत्मा है, उसको कैसे वापस जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, उसको रूह को क्यों कि आज जो गरीब, बेवा, यतीम, मिस्कीन, जो मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़े, अगर काश इन वक्फ संपत्ति हमारे पास इतनी थी, अगर इसका सही इस्तेमाल होता तो आज मुसलमान इतना पिछड़ा, इतना जो है गरीब ना होता। यहाँ पे जो हमारे जो हॉस्पिटल होते, हमारे अपने स्कूल होते, कॉलेजेस होते, लेकिन इस वक्फ की प्रॉपर्टी को सिर्फ इन लोगों ने, ये जितने भी इन लोगों ने ये कानून बनाया वो इस ठीक है। सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद भाई एक लाइन, ये सरकार ये चाहती है, सैयद जवाद भाई एक लाइन के द्वारा फिर से ये जो ठीक है। मोहम्मद अफजल साहब रुक जाइए, सैयद जवाद भाई एक लाइन। तो जाकिया जाफरी को तो इंसाफ दिलवा दिया होगा इस सरकार ने। वक्फ बोर्ड पर आप बात नहीं करेंगे, समझ गया। फाजिल अहमद साहब बताइए, एक लाइन आप बताइए। देखिए फाजिल अहमद साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 मंदिरों को तोड़ने का बाकायदा ऑर्डर कर दिया, एमसीडी बुलडोजर लेके चली भी गई। रात को 2 बजे इन लोगों ने सरकार का फायदा उठा, जबरदस्ती बुलडोजर को भगा दिया। ग्रीन बेल्ट में वो मंदिर बना हुआ है, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, सरकार की वजह से ना। ठीक है। दूसरी बात, धर्मस्थल विधेयक है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में धर्मस्थल विधेयक होने के बाद भी रोज सड़क के किनारे मंदिरें बन रही, कोई रोक रहा है उनको? फाइनल कमेंट अनंत विजय सर, फाइनल कमेंट अनंत विजय सर। क्या जो सवाल मैंने पूछा था, क्या कांग्रेस के सामने, मुख्य विपक्षी पार्टी के सामने सबसे बड़ी दुविधा आ गई है? नहीं, कांग्रेस के सामने कोई दुविधा नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो स्पष्ट रूप से मुसलमानों के, मतलब जो मुस्लिम मठाधीश हैं उनके साथ हैं। आवाम के साथ हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुसलमानों के मठाधीश बने हैं, जिनको वक्फ को लेकर दिक्कत है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और फाजिल साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि वो शुक्रिया। अब मुझे यहाँ पर कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में इतना ही। जाहिर सी बात है कि सरकार ने साफ कर दिया कि वो बिल ला रही है। कल इस पर 8 घंटे चर्चा भी रखी गई, समय बढ़ाया भी जा सकता है। अब मुझे लगता है कि अगर किसी की कोई आपत्ति रह भी गई है जेपीसी के दौरान, पार्लियामेंट में अपनी बातें रख दें और जो सही हो वो हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।